हेलो बच्चा लोग एंड वेलकम बैक टू दी कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल। टारगेट है हमारा 95 प्लस लाने का बोर्ड एग्ज़ाम में। और आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और एक नीचे जो बेल वाला आइकन है उसको भी दबा दो और एक ऐसा थम्स अप वाला साइन होगा, लाइक भी कर ही दो वीडियो को, क्योंकि लेक्चर तुम्हें पसंद आने ही वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ चार्ज। तो चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम में। क्या होता है, जैसे एक एटम होता है, एटम के अंदर बैठा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यही होते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर बैठा है प्रोटॉन और इसके आसपास क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें पता है एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो चार्ज कौन कौन से तरह के हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं और एक नेगेटिव चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं। अगर मैं दो चार्जेस को आसपास लाऊंगा, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, दूसरा भी मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे। ये रिपेल करेगा इससे, ठीक है। लेकिन यहीं अगर मैं एक पॉजिटिव लूँ और एक नेगेटिव लूँ तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। आई इतनी बात समझ? सिंपल मैग्नेट जैसा केस होता है कि अगर तुम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लाओगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, नॉर्थ और नॉर्थ को पास लाओगे तो रिपेल हो जाएगा, साउथ और साउथ को पास लाओगे तो रिपेल हो जाएगा। तो सेम पोल्स रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। सेम चीज़ें चार्ज के अंदर होती हैं, सेम चार्ज लेंगे तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्ज लेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है कूलम। तो अभी हमने जो पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, उस चार्ज को मेजर करने के लिए हमें कोई क्वांटिटी तो चाहिए होगी ना, यूनिट चाहिए होगी। तो उस यूनिट का नाम क्या है, उस यूनिट का नाम है कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एक कूलम पे कितना चार्ज होता है? अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है तो मेरे पास कितना चार्ज है टोटल, तो मेरे पास चार्ज है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज है मेरे पास। जैसे अगर मैं बाज़ार जाता हूँ और 1 डज़न बनाना लाता हूँ, कितने, 1 दर्जन केले लाए, तो उसने हमें 12 केले दिए, यही होता है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर एक कूलम का चार्ज है तो एक कूलम का चार्ज का मतलब है कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल, बस एक यूनिट है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक कूलम पे कितना चार्ज है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इतना चार्ज है। अब अगर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन देखें तो कैसे आएगा, देखो इसका एक क्वेश्चन भी आता है, टू फाइंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको करोगे कैसे वो देखो। तो अभी हमने देखा कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, 1/6 × 10⁻18। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आती है वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल यूनिटरी मेथड सबको आता है, सिंपल सी चीज़ है ना। जैसे अगर मैंने 100 पेन लिए, कितने रुपए के, 100 रुपीज़ के, तो अगर मुझे एक पेन का रेट निकालना है तो कितना आया, 100/100, तो 1 रुपी का एक पेन था। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1/6 × 10⁻18, और जिसको कैलकुलेट करके आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को और एक इस वैल्यू को, दोनों को याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे इसे। और चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल क्यू से चार्ज को डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है करंट। क्या होता है, तो करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब,
अगर चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट जनरेट होगा, अगर चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो करंट भी नहीं होगा। करंट को कैसे लिख सकते हैं? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यही हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। अब इसके बाद जो चीज़ आती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो ऑपोजिट होती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सर्किट। कोई भी तुम्हारे पास अगर सर्किट है ना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया और एक बल्ब ले लिया, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस लिया और ये वी वोल्ट की बैटरी है, लेट्स से 5 वोल्ट की बैटरी है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं एक बैटरी के अंदर। अब जब इसमें मैं देखूंगा करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट कैसे फ्लो करेगा? डायरेक्शन याद रखनी है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव ये है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये करंट की डायरेक्शन जो है ऐसी क्यों मानी गई है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी ना, तो उस टाइम सोचा जाता था कि जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। उस टाइम ये सोचा जाता था कि पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है तब करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है इन अ सर्किट, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, आप लोगों को याद भी रखना है। करंट को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको एम मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम मीटर। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आई इतनी बात समझ, अब अगली पे चलते हैं। सो नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो देखो, अगर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, इस चार्ज को उठा के मुझे इधर रखना है, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर मुझे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखनी है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। उस काम को करना इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जितना मैं काम कर रहा हूँ, जितना मैंने काम किया, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज को मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया, तो मैंने उस चार्ज को मूव करने के लिए जितना काम किया इज़ नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी, बहुत सारे टीचर तुम्हें कुछ अजीब अजीब सा पढ़ाएंगे, मत पढ़ना उस चीज़ को। सिंपल लॉजिक याद रखो। एक चार्ज को दूसरी जगह उठा एक चार्ज को उठा के दूसरी जगह पे ले जा रहे हो, उसको उठा के ले जाने में जितना तुम्हें काम करना पड़ रहा है इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल पॉइंट। और इसको फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ऐसा क्यों है फॉर्मूला? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज को मूव करने के लिए जितना तुमने वर्क डन किया इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और 1 वोल्ट क्या होता है? तो 1 जूल का काम करा तुमने 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए, इज नॉन एज 1 वोल्ट। और कुछ भी नहीं, सिंपल सा लॉजिक। अब एक और तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो तुम बैटरी खरीद के आते हो बाज़ार से, ठीक है, जो तुम बैटरी खरीद के आते हो बाज़ार से, ऐसे होती है ना, ब्लू कलर की होती है, 9 वोल्ट उसके ऊपर लिखा होता है, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो इस बैटरी में उसने क्या करके दे रखा है तुम्हें? मतलब क्यों लेने जाते हो? क्यों? क्योंकि उसने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। उसने कुछ काम किया हुआ है इस 9 वोल्ट की बैटरी पे। क्या काम किया है? उसने एक चार्ज को उठा के दूसरे टर्मिनल पे रख दिया। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे
एक चीज़ मैंने क्या करी, एक टैंक लिया पानी से भरा हुआ, ठीक है, दूसरा टैंक लिया, यहाँ से मैंने एक पाइप जोड़ के यहाँ पे लगा दी। अब जब यहाँ पे पानी ऊपर तक फ्लो कर जाएगा तो पानी यहाँ से फ्लो करने लग जाएगा और इसमें भरने लग जाएगा। तो पानी जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। सेम केस होता है बैटरी के अंदर, चार्जेस जो हैं वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आना चाहते हैं। अब इस बैटरी में क्या हो रखा है, क्यों इसके पैसे तुमसे लिए जा रहे हैं इस बैटरी के, इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा गया है। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब 9 वोल्ट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, देखो इसी फॉर्मूले से करते हैं। 9 वोल्ट का मतलब हुआ कि अगर इसने 1 कूलम के चार्ज को मूव किया होगा तो इसने 9 जूल का काम किया होगा। यही 9 वोल्ट का मतलब हुआ। खुद तुम इसे इस फॉर्मूले से कुछ भी बना सकते हो। जैसे अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ तो उसमें 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए उसने 5 जूल का काम किया होगा, तो इस काम के तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं। इस पे रेटिंग लिखी होती है, जैसे 9 वोल्ट लिखी है तो 9 वोल्ट का मतलब है कि उसने 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा हुआ है विद इन द 2 टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ठीक, इतनी बात समझ आई, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। तो इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। जैसे करंट को मेजर करने के लिए हमने एमीटर यूज़ किया था, वैसे ही हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। एमीटर हमने सीरीज़ में लगाया था, बट वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने तुम्हें बताई है। सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया होता है विद इन द 2 टर्मिनल्स, और करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट लिखा है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा, मैंने करंट लिखा है। तो करंट का मतलब क्या है, करंट कैसे मूव करेगा, हाइयर पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल पे कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल। लोअर पोटेंशियल पे कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। सो अब देखेंगे इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं हमारे पास। जैसे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है, पॉजिटिव को बड़ी डंडी, नेगेटिव को छोटी डंडी। ठीक है, बैटरी का कैसे होता है, तो 3-4 सेल एक साथ तुमने लगा दी तो बैटरी बन गई। की का साइन कैसे होता है, की मतलब एक बटन है, बटन जो ऑन ऑफ स्विच वाले बटन, उसका सिंबल ऐसे होता है। ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ये मत लगाना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, की होता है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कुछ नहीं होते। ये ओपन की है, अगर क्लोज की होगा तो उस पर एक बीच में डॉट लगा देना। वायर का ज्वाइंट है तो ज्वाइंट को ऐसे दिखाते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, तो ऐसे ऊपर से चली गई वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा ये वाला यूज़ होता है, ये नहीं यूज़ होता, ये वाला यूज़ होता है। ऐसे बनाना, ऐसे बना के ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता, ऐसे कर 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 कर। रियोस्टैट, रियोस्टैट क्या होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको इसका सिंबल ऐसे वाला होता है, रेजिस्टेंस बना के एक एरो बना देना। रियोस्टैट होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अगर तुम स्कूल में होते, मतलब अभी तो कोरोना चल रहा है तो कोई स्कूल नहीं गए, तो एक ऐसे बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी वायर्स डाली होती हैं, और बीच में ना ऐसे एक वो बना रखा होता है, अलग अलग से बॉक्स, ऐसे करके। और इसके बाद तुम्हें एक दी जाती है, ऐसे करके की दी जाती है। जैसे अभी तुम्हें की बताया था ना ये वाला, तो अभी यहाँ पे ये वाली चीज़, ये वाली यहाँ पे लगी हुई है। अब इसको मैं, इस यहाँ पे होल होता है, इसको होल में डालूँगा, तो जैसे यहाँ पे रेटिंग लिखी होगी 5 ओम, यहाँ रेटिंग लिखी होगी 10 ओम, यहाँ लिखी होगी 15 ओम। तो अगर इस की को मैं यहाँ डाल दूँगा तो ये पूरा जो सर्किट है, जैसे यहाँ पे
मैंने लगा दिया, ये एक बैटरी लगा रखी है और यहाँ से एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 ओम पे इस की को डाल देता हूँ तो ये रेजिस्टेंस कितना देगा, ये 5 ओम का देगा। इस की को उठा के यहाँ डाल देता हूँ तो ये कितना 10 ओम का रेजिस्टेंस देगा। इस की को यहाँ डाल देता हूँ तो ये 15 ओम का रेजिस्टेंस देगा। अगर मैं तीनों में की डाल देता हूँ तो कितने का देगा, ये तुम मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टैट कहते हैं। अब आते हैं फिर नेक्स्ट पे, ओम्स लॉ क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आएगा ही आएगा भाई एग्जाम में। ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। पहले तो इस लाइन को लिखना ही लिखना, ये मत भूल जाना भाई। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज एक देख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर ले लो, जैसे सिंपल सी मैं वायर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द करंट। तो जैसे अगर ये बल्ब है, अब इस बल्ब के यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ये यहाँ पे कुछ सर्किट था पूरा बना हुआ, ये था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ पे ऐसे कुछ सर्किट था। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब ओम्स लॉ कहता है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज मैं बढ़ाता जाऊँगा, ध्यान से सुनना, जितनी ज़्यादा मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। वोल्टेज जो होती है या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। यहाँ पे अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी लेता हूँ तो लेट्स से यहाँ पे अगर करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा, 10 एम्पियर का। यहाँ अगर मैं 15 वोल्ट की बैटरी लेता हूँ तो करंट कितना फ्लो करेगा, 15 एम्पियर का। यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी लेता हूँ तो कितना करंट फ्लो करेगा, 20 एम्पियर का। जितना ज़्यादा तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना करंट बढ़ता चला जाएगा। और अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, अगर 5 वोल्ट था तो करंट कितना था, 5 एम्पियर। 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया तो 10 एम्पियर का करंट हो गया। सिमिलरली ऐसे करके तुम पूरा ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से करंट पे फर्क पड़ेगा। अभी आगे हम इसी लेक्चर में देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, उसमें तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों लिखा है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ आ गई कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। यहाँ जन्म होता है रेजिस्टेंस का। V इज इक्वल टू आई आर, जो तुम पूरे चैप्टर में पूरी अपनी 10th क्लास में पढ़ते रहोगे। V इज इक्वल टू आई आर, R इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटल। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में पूरा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो भाई देखो, चार्जेस फ्लो कर रहे थे वायर में से। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दोबारा बनाएंगे। चार्जेस फ्लो कर रहे थे इस बल्ब में से। ठीक है, यहाँ से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था। बट इस बल्ब की रोशनी ना बहुत तेज़ थी, देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना डिम कर दो लाइट को। तो लाइट को डिम कैसे, अरे ये तो सर्किट ही डिम हो गया।
कोई नहीं, दोबारा बनाते हैं। तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था, बल्ब की रोशनी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा कि इसको तुम डिम कर दो लाइट को। तो लाइट को अगर डिम करना हो तो बीच में लगा दो एक रेजिस्टेंस। और आसान एग्जांपल देखते हैं। पंखा बहुत तेज़ स्पीड पे चल रहा था, मैंने कहा इसको थोड़ा सा कम कर दो। अब कम करने का ऑप्शन ये भी था कि मैं यहाँ वोल्टेज कम कर देता तो पंखे की स्पीड कम हो जाती। भाई इतना पंखा कौन ले। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो फ़ैन, अगर यहाँ पे मैंने फ़ैन लगा रखा है एक, ठीक है, फ़ैन का कोई सिंबल नहीं होता, तो ऐसा डायग्राम कभी एग्ज़ाम में मत बना के आना, एग्ज़ाम में बल्ब भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट की बैटरी थी। अब मैं अगर इसको फ़ैन को चला रहा हूँ, बिना रेजिस्टेंस के चला रहा हूँ, तो ये बहुत तेज़ घूम रहा है। इस पर रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसकी स्पीड थोड़ी सी धीरे हो गई। रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया और कम हो गई, और ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, स्पीड और कम हो गई। एक टाइम आएगा रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये पंखा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। कि यहाँ से अगर जैसे चार्जेस फ्लो कर रहे थे मज़े से, इनको रोक देता है, भाई तुम आगे नहीं जाओगे, बस इतना ही चार्ज फ्लो करेगा और आगे फ्लो नहीं कर सकता। तो ये वो चौकीदार है जो अंदर गेट में नहीं घुसने देगा किसी को भी। ठीक है, तो ये बाउंसर है हमारा रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस? क्या है? बाउंसर है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम होगा फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इसका सिंबल क्या होता है? ओम से डिनोट करते हैं इसको। कैसे? ओम से। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। 1 ओम इज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ये कहाँ से आया सर? ये आया V इज इक्वल टू IR, जो भी हमने पिछली साइड में देखा था। तो यहाँ R की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइडेड बाय I। ठीक है, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। ये आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रियोस्टेट क्या होता है ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो वही मैंने कहा, सोर्स ऑफ वोल्टेज चेंज करोगे तो भी रेजिस्टेंस तुम अपना कम कर सकते हो, बट अगर तुम्हें सोर्स ऑफ वोल्टेज चेंज नहीं करना तो तुम बीच में रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अब कई बच्चे पूछते हैं सर जो घर में रेगुलेटर लगा होता है वो कौन सा रेजिस्टेंस होता है? ऐसे रेगुलेटर लगा होता है ना जिससे पंखे की स्पीड कम ज़्यादा होती है, तो वो भी रियोस्टेट होता है। क्या होता है? वो भी रियोस्टेट होता है। वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसको तुम घुमाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, कम करते हो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ रही है अब। तो अब चलते हैं आगे। कहता है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कितनी बड़ी लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। तो चलो यहाँ से एक फॉर्मूला भी तुम्हारा डराइव होगा। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहली चीज़ ये है हमारे पास। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब नीचे आएगा, ये आ गया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कमेंट में बताना मुझे। देन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कैसा है वो भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आता है अगला, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। नहीं मत रो भाई मत रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टिविटी जिसको हम रो कहते हैं, होती क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कि वो कितना ज़्यादा रेजिस्ट करता है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन फ्लोइंग। ये वाला पॉइंट तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, सिंपल सा एनसीईआरटी में लिखा है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द करंट। बस कितना वो रेजिस्ट करता है इज इट्स रेजिस्टिविटी। कितना ज़्यादा वो करंट को या फ्लो ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट करता है वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। अभी तक हमने कौन से फॉर्मूलेस पढ़े? हमने पढ़े V इज इक्वल टू IR, बस यही पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा ना।
हाँ, तो V इज इक्वल टू आई आर पहला पड़ा है और ये दूसरा, ये दो तुम्हें याद ही रखने हैं। अभी आगे पीछे अपने आप कर लेना कि R का क्या होता है, ऐसे अलग मत याद रखना, V बाय आई होता है R का अलग से, नहीं ये नहीं करना। सिर्फ V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू रो L बाई ए, बाकी आगे पीछे हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो हम आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आता है कि अब रजिस्टर को हमने सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, डेफिनेटली आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा कि रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिया, इसमें करंट निकालो या इसमें वोल्टेज निकालो, अभी प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। तो पहले ये बात समझो कि अगर मैं रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, तो इन सब का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा इसका टोटल रेजिस्टेंस। आई इतनी बात समझ? अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ तो, अगर सीरीज़ में रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो सिंपल सम ऑफ रेजिस्टेंस कर देते हैं। लेकिन अगर मैं पैरेलल में लगाता हूँ, पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में उल्टा हो जाता है। क्या होता है? 1/R1 R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाता है पैरेलल में। कैसे होता है अभी बताता हूँ तुम्हें। तो पहले एक एक करके करते हैं। पहले रेजिस्टर्स इन सीरीज़ देखते हैं जल्दी से। तो रेजिस्टर इन सीरीज़ हमने लगा दिए, टोटल हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टर्स। अब करंट इसमें से हर एक रजिस्टर में से कितना कितना फ्लो कर रहा होगा? हर एक रजिस्टर में से सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर इस रजिस्टर में से 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इस वाले रजिस्टर से भी 5 एम्पियर कर रहा होगा और इस वाले रजिस्टर से भी 5 एम्पियर ही फ्लो कर रहा होगा। अब बात आती है कि करंट का तो आपने बता दिया कि करंट चलो सेम है, क्या वोल्टेज सेम होगी? नहीं होगी वोल्टेज सेम। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर V1 है, इसके अक्रॉस अगर V2 है और इसके अक्रॉस V3 है, तो V1 V2 V3 सेम नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो वोल्टेज जो है वो अलग होती है, करंट जो है सेम होता है इन सीरीज। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम इन सीरीज, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होती है अक्रॉस ईच रजिस्टर। इस चीज़ को तुम्हें हमेशा हमेशा याद रखना है। अब करंट सेम क्यों होता है ये भी समझ लो फिर, अगर याद ना हो पा रहा हो तो देखो, अगर यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा था जा रहा था जा रहा था, एक रजिस्टर मिला, जा तो इसी लाइन में रहा है, फिर यहाँ पे इसी रजिस्टर में जा रहा है, इसी रजिस्टर में जा रहा है। सोचो करंट क्या है? करंट मान लो 5 बंदों का ग्रुप है, ठीक है, 5 यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग इसी डायरेक्शन में जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे। डायरेक्शन तो मैंने चेंज नहीं करी ना, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वापस भी ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, बात को समझो, फीलिंग समझो क्या कह रहा हूँ मैं। 5 लोग ऐसे कैसे जा रहे थे, डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं करी। लेकिन अगर यही मैं इसको पैरेलल में लगा रहा होता सारे रजिस्टर्स को, तो क्या 5 लोग एक ही जगह जा सकते थे? यहाँ से 5 लोग चले तो 3 लोग इधर चले गए होंगे, एक इधर चला गया होगा, एक इधर चला गया होगा, स्प्लिट हो गया ना, नंबर्स स्प्लिट हो जाएंगे यहाँ पे लोग। यहाँ पे 5 लोग थे, 5 लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 लोग जो थे वो स्प्लिट हो गए यहाँ पे। अब बस इन लोगों की जगह चार्जेस समझ लो। ठीक है, चार्जेस थे यहाँ पे। अब चार्ज कितना इधर जाएगा, कितना इधर जाएगा और कितना इधर जाएगा, चार्ज का मतलब क्या है? करंट। करंट यहाँ पे कितना जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है। जहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वह उस वाली तार में करंट ज़्यादा जाएगा कम जाएगा? बताओ बताओ। हाँ सही बात है, करंट जो है वो कम जाएगा। जहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे करंट कम जाएगा, जहाँ का रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगा। ऐसा क्यों है वो भी समझो। हर चीज़ का लॉजिक है भाई। V इज इक्वल टू आई आर है, I को तुम लिख सकते हो V बाय आर।
अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल जो है वो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा? अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो करंट डिक्रीज़ होगा। अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो करंट इंक्रीज़ होगा। सिंपल सा लॉजिक। जैसे अगर बताओ 1/10 बड़ा या 1/10 बड़ी वैल्यू होगी, छोटे में करते हैं। 1/2 बड़ा या 1/1 बड़ा? बताओ। ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है इससे। तो डिनोमिनेटर को तुम इंक्रीज कर रहे हो तो ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर तुम डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। शांति से सोचना तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक कि रजिस्टर को अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ तो करंट को कहीं पे स्प्लिट नहीं होना पड़ता। करंट उसी डायरेक्शन में उसी एक तार में चलता रहता है। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं रजिस्टर्स को तो करंट को स्प्लिट होना पड़ेगा। भाई सारा करंट इधर नहीं जा सकता ना, तार तो यहाँ भी कनेक्ट है, इस तार में से भी तो कुछ करंट जाएगा। तो करंट को यहाँ स्प्लिट होना पड़ेगा। और स्प्लिट कितना कितना होगा वो डिपेंड करेगा कितना रेजिस्टर दे रखा है तुमने उस तार के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डेरिवेशन आती है कभी कभी एग्ज़ाम में कि ये जो हमने R=R1+R2+R3 लिख दिया था ये कैसे लिखा उसको डराइव करके बताओ। तो सिंपल सा स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि वोल्टेज जो है वो अक्रॉस रेजिस्टर्स अलग अलग होगी। तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी? टोटल वोल्टेज होगी जितनी वोल्टेज का तुमने ये सेल ले रखा था। भाई जितनी वोल्टेज का सेल ले रखा था उतनी ही वोल्टेज पूरे सर्किट में फ्लो करेगी, चाहे कहीं भी अलग अलग स्प्लिट हो रही हो। तो लेट्स से तुमने अगर ले रखी थी 5 वोल्ट की बैटरी, तो अगर V1 था 3 वोल्ट, V2 था 1 वोल्ट, तो V3 क्या होगा? 1 वोल्ट। स्प्लिट होगा लेकिन टोटल तो सेम रहेगा। तो V=V1+V2+V3 मैंने लिख दिया। अब हमें पता है V=IR होता है, तो V1 को मैंने लिख दिया IR1 और V2 को लिख दिया IR2, V3 को लिख दिया IR3। ऐसा क्यों लिखा इस फॉर्मूले से? तो सर करंट क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि सीरीज़ में करंट जो है वो सेम रहता है। अभी पढ़ा था ना कि 5 लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी पड़ रही। तो करंट सेम है इन सीरीज, इसलिए आई कॉमन रख दिया। V1=IR1, V2=IR2, V3=IR3। बस ये वाली सारी वैल्यू इसके अंदर डाल दी तो हमारे पास ये आ गया। V=IR1+IR2+IR3। यहाँ से I कॉमन ले लिया, I जो है कॉमन निकाल लिया और V को लिख दिया IR। I टोटल करंट, मतलब करंट तो ओवरऑल पूरे सर्किट में सेम ही है सीरीज में, और R क्या है? R है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी क्योंकि I और I कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी डेरिवेशन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो याद रखना। अब नेक्स्ट आते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। थोड़ा सा मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या होता है। जैसे यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था तो अब करंट को स्प्लिट होना पड़ेगा। करंट यहाँ भी जाएगा, करंट यहाँ भी जाएगा और करंट यहाँ भी जाएगा। तो करंट सेम तो नहीं होगा पूरे रेजिस्टर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है वोल्टेज सेम होगी। क्या सेम होगी? वोल्टेज सेम होगी। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू दी अप्लाइड वोल्टेज। जितनी वोल्टेज यहाँ मैंने 5 वोल्ट अगर अप्लाई करी है तो 5 वोल्ट ही R1 के अक्रॉस होगी, 5 वोल्ट ही R2 के अक्रॉस होगी और 5 वोल्ट ही R3 के अक्रॉस होगी। तो जैसे अभी हमने V=V1+V2+V3 किया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे? I=I1+I2+I3। तो फिर वही V=IR से हम लिख सकते हैं इतनी सी चीज़ कि I=V/R। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी, V हमने निकाला कॉमन और उसको कैंसिल कर दिया, तो तुम्हारे पास लास्ट में ये फॉर्मूला आ गया कि 1/R इज इक्वल टू R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो
समझ में आ गया कैसे रजिस्टर को पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट जब किसी वायर में से मूव करता है तो तुमने ये तो सबको पता ही होगा कि वायर जो है वो गर्म हो जाती है, होती है ना। ठीक है, तो यहाँ से जितना ज़्यादा करंट जा रहा होगा इस वायर में से उतनी ही ज़्यादा ये तार जो है वो गर्म हो जाएगी। तभी तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है कि तार यहाँ से जल गई। जली क्यों? क्योंकि ओवरफ्लो ऑफ करंट हो गया एकदम। तो इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी continually get dissipated entirely in form of heat. This is known as heating effect of current. तो कहता है अगर कोई सर्किट जो है वो रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव का मतलब यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगा रखा है, तो इस जो भी पूरा करंट जा रहा है इस सर्किट में से वो इन फॉर्म ऑफ हीट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट से हीट जनरेट हो रही है। अच्छा चलो अब एक और जनरल एग्जांपल लेते हैं। हीटर है सबके घर, तो ये हीटर में है वो रोड वाला हीटर है। ठीक है, ये यहाँ पे एक रोड लगी हुई है, एक यहाँ रोड लगी है, एक यहाँ है, फिर यहाँ पे ऐसे रोड है और ये, और नीचे यहाँ पे एक बटन होता है। ऐसा ही होता है हीटर, ऊपर जाली लगी होती है। तो यहाँ से जब मैंने बटन ऑन किया तो क्या हुआ, इस रोड में से करंट गया और इस रोड में से भी करंट गया, और ये रोड कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है। सबने ये भी देखा होगा। अब ये रेड हो गई और ये क्या हो रहा है, इससे हीट निकल रही है। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, जब मैंने करंट इसके अंदर से पास किया तो मेरी घर की बिजली का बिल तो आ रहा है। तो इस घर की जो बिजली का बिल आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है इसके अंदर। करंट यहाँ पे गया और इसने हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तभी यहाँ पे रेड रेड कलर की रोड हो जाती है और ये हीट जनरेट करता है। तो करंट से क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है। कैसे जनरेट हो रही है? क्योंकि इस रोड में बहुत बड़ा रेजिस्टर लगा हुआ है। अगर कभी ये रोड टूट जाए तो निकाल के देखना, ऐसे एक वायर होगी बहुत ऐसे सर्कल सर्कल, ठीक है, स्प्रिंग टाइप की वायर होगी। इसमें से जब करंट पास कर रहे हैं तो ये हीट हो जाती है। क्या हो जाती है? हीट हो जाती है। इस हीट की वजह से ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और हम इसलिए सर्दियों में हीटर चलाते हैं। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो हीट प्रोड्यूस कितनी है? तो एनर्जी का मतलब हो गया हीट यहाँ पे, और पावर होता है पावर होता है V इंटू आई। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, और हीट होता है P इंटू टी। तो ये हो गया V इंटू आई इंटू टी, तो ये हो गया V आई टी। H इज इक्वल टू V आई टी। और इसके बाद तुम आगे V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो, जिससे तुम्हारे आई आर स्क्वायर आर टी हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा ये वाला याद रखना, H इज इक्वल टू वी आई टी, बिकॉज ये याद रखने में आसान होता है और ये तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पे आते हैं क्वेश्चंस। मतलब छोटा क्वेश्चन आएगा, जैसे 2 नंबर का आएगा। नेक्स्ट आते हैं जूल्स लॉ पे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ कहता है कि जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है इन द रजिस्टर, कौन सी हीट? अभी मैंने तुम्हें हीटर वाला एग्जांपल दिया ना, हीटर के अंदर रजिस्टर लगा हुआ था बहुत बड़ा, जो रेड रेड हो जाता है। अब इसके अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। कैसे? H इज इक्वल टू वी आई टी, V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। तो ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। तो जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस इन द गिवन करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। कितनी देर के लिए तुम उस
रजिस्टर में से करंट को फ्लो करने दे रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो जब मैं हीटर जस्ट ऑन करता हूँ उस टाइम इतना गर्म वो नहीं होता, थोड़े टाइम बाद वो हीट प्रोड्यूस करना वो ज़्यादा करता रहता है, बिकॉज टाइम भी डिपेंडेंट करता है। तो जितनी ज़्यादा देर के लिए तुम हीटर ऑन रखोगे उतना ज़्यादा देर के लिए करंट उसमें से फ़्लो करेगा और उतनी ज़्यादा ही हीट वो जनरेट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ पे। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ देखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कभी मार्केट में जाओगे तो उसको कहना भैया इलेक्ट्रिक फ्यूज़ दे दो, तो तुमसे पूछेगा कि कितने एम्पियर का चाहिए। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में एक पतली सी वायर जा रही होती है, ऐसे कांच का होता है ये, और एक अंदर पतली सी वायर जा रही होती है, और इसकी कुछ रेटिंग होती है। जैसे अगर तुम अपने घरों में अगर जो लगाते हैं हम, तो वो 250 वोल्ट की रेटिंग होगी और 10 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। तो ये रेटिंग का मतलब ये है कि अगर इसमें से मैं 250 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज पास कर दूं, 250 से ज़्यादा का वोल्टेज पास कर दूं, या फिर अगर मैं 10 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट पास कर दूं, तो ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगी। वायर मेल्ट होगी तो कनेक्शन हट गया। तो इसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, देखो जैसे ये यहाँ से कनेक्ट किया, मान लो अभी मैं सिंपल बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और लेट्स से इसकी रेटिंग जो है वो 25 वोल्ट थी और 1 एम्पियर थी, 0 हटा दिया मैंने। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 26 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो ये वायर मेल्ट हो जाएगी। वायर मेल्ट होगी तो करंट नहीं जाएगा, तो हमारा जो ये सर्किट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बाय चांस क्या हुआ कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर गया, वही अगर मैंने वोल्टेज ज़्यादा लगाई तो करंट ज़्यादा हो गया, तो ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो इस वायर का कुछ मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड होता है बेस्ड ऑन इसकी ये वाली रेटिंग। इससे ज़्यादा का अगर मैं पास करूँगा वोल्टेज तो ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी और सर्किट को डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, तो यही इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन और इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। हाँ, मैंने सीरीज़ में ही कनेक्ट किया है, ऐसे ही कनेक्ट होता है ये। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसलिए जल्दी मेल्ट कर जाएगा, वरना अगर करंट ज़्यादा है और मेल्ट होने में ही अगर टाइम लग गया तो फिर तो तब तक तो अप्लाइंस ही ख़राब हो जाएगी हमारी। और करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज़ स्लाइटली हायर दैन दी अप्लाइंसेस। तो लेट्स से अगर जो हमारा बल्ब है इसको करंट की रिक्वायरमेंट है 10 एम्पियर, तो इस फ्यूज़ की वैल्यू जो मैं लगाऊंगा यहाँ पे वो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 10 से ज़्यादा, खुद लॉजिक समझो। अगर यहाँ से मैं करंट पास कर रहा हूँ और बल्ब को 10 एम्पियर का करंट चाहिए, अगर यहाँ से 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है तो मुझे ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी फ्यूज़ की। अगर इसकी वैल्यू 8 एम्पियर होगी लेकिन बल्ब तो 10 एम्पियर मांग रहा है कि 10 एम्पियर मुझे करंट दो तभी मैं जलूँगा, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू फ्यूज़ की वैल्यू 8 एम्पियर है तो यहीं पे मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो बल्ब तो कभी जलेगा ही नहीं। तो जितनी वैल्यू हमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में लग रही है उससे थोड़ी सी ज़्यादा करंट की वैल्यू फ्यूज़ की होनी चाहिए। ठीक है, आई इतनी बात समझ। ये था हमारा छोटा सा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो ताकि वो भी देख लें इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।